नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम ऐसे मुद्दे की बात करेंगे, एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जो सीधे आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ी हुई है। मैं तालिबान की बात नहीं करने वाला हूं। जब से तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, हिंदू मुसलमान चर्चाओं का दौर फिर से कमबैक कर रहा है, एंट्री मार रहा है। उससे आपको, मुझसे, किसी को कुछ हासिल नहीं होता और असल मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं। कल मैंने बात की थी तेल, डीजल और पेट्रोल की। सरकार ने साफ कर दिया है सब्सिडी हम नहीं घटा सकते। उसमें ऑयल बॉन्ड की चर्चा हुई थी कि भार छोड़ गई मनमोहन सरकार, हम क्या करें। लेकिन आम आदमी क्या करे, सवाल तो यहां अटका हुआ है। 100 रुपए के पार पेट्रोल, 90 रुपए के पार 100 को छूता हुआ डीजल हमारी जेब पर भारी पड़ता है। और 30 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़े, आदत पड़ रही थी बढ़े हुए दामों की, कि इस बीच आज गैस के दाम बढ़ा दिए गए। एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए। और पिछले 8.5 महीने का ब्यौरा आपको देता हूं। 1 दिसंबर को 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। तब दाम था 594 रुपए, तो बढ़कर हो गया 644 रुपए। फिर 15 दिसंबर को उसी महीने 50 रुपए का और इजाफा किया गया, 694 रुपए हो गया गैस का सिलेंडर। 4 फरवरी को 25 रुपए का इजाफा 719 रुपए हुआ। 15 फरवरी को फिर 50 रुपए का इजाफा 769 रुपए हो गया। 25 फरवरी को फिर 25 रुपए का इजाफा, अकेले फरवरी के महीने में 100 रुपए का इजाफा, और दिसंबर में 100 रुपए का इजाफा, 794 रुपए हो गया। 1 मार्च को 25 रुपए बढ़ोतरी की गई, 819 रुपए। 1 अप्रैल को 10 रुपए की राहत दी गई। मैं मामूली शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, राहत है, राहत दी गई 10 रुपए की, तो 809 रुपए हो गया गैस का सिलेंडर। 1 जुलाई को, पिछले महीने की शुरुआत में 25 रुपए 50 पैसे दाम बढ़ा दिए गए, 834 रुपए 50 पैसे। और अब 17 अगस्त को फिर 25 रुपए, 859 रुपए 50 पैसे, 265 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी सिर्फ पिछले 8.5 महीनों में। और अगर 7 सालों की बात करूं तो सिलेंडर के दाम दोगुने हो गए हैं, दोगुने से भी ज्यादा। 1 मार्च 2014 को सिलेंडर के दाम थे 410 रुपए 50 पैसे, आज हैं 859 रुपए 50 पैसे। तो तेल की कीमतों में तो आग लगी हुई थी। पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं, खाने के तेल को अभी जोड़ा नहीं, 200 रुपए के पार खाने का तेल भी है। और जो माध्यम है जिससे हम खाना पकाते हैं, उस गैस में भी अब बेतहाशा तेजी आ रही है। और अमूमन ये दाम महीने के शुरुआत में बढ़ते हैं और तेल से जुड़े हुए हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें होती हैं वो $8-9 कम हो चुका है इस महीने में। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, घटाए तो खैर है नहीं। 110 रुपए भी बिक रहा है पेट्रोल, डीजल 99 रुपए भी बिक रहा है, पर वो नहीं बढ़े 1 महीने से। अब यकायक गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। और आपको ध्यान होगा वो दृश्य 2012-13 के, और खास उसमें याद आती है स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर ही सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गई थी कि आम आदमी, एक गृहिणी अपना घर चलाए तो कैसे चलाएगी। बड़ा मुद्दा था, आम आदमी से जुड़ा मुद्दा था। आज कांग्रेस वही रिपीट परफॉर्मेंस कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे, उनकी महिला नेता, उनकी प्रवक्ता सड़कों पर आई, सिलेंडर हाथ में लिए हुए प्रदर्शन किया, चूल्हा चौका भी दिखाने की कोशिश की कि आम आदमी कितना परेशान है।
और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं, इसका सीधा असर महंगाई पर होता है। महंगाई डायन फिर से मुंह बाए खड़ी रहती है। इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि पिछले 6.5 साल में, 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये थी कि महंगाई पर काबू रखा, इस डायन को मुंह नहीं बाने दिया। लेकिन अब महंगाई, थोक महंगाई दहाई के आंकड़े से नीचे आने को तैयार नहीं है। और इसमें कुछ आंकड़ा आपको बता दूं, तिलहन दालों के दाम जो हैं और जिनमें से तेल निकलता है, वो 41% का इजाफा हुआ है पिछले दिनों में। ईंधन और बिजली के दाम में 26% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दालों के दाम बढ़ गए हैं 8.5%, प्याज 72% दाम बढ़ गए। एलपीजी के दामों में 36.25% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दामों में 56% तक का इजाफा हुआ है। और हम एक संकट काल में, संक्रमण काल में जी रहे हैं। यह सरकार भी भली भांति जानती है, सरकार का इसमें हाथ नहीं। यह तो एक वैश्विक महामारी थी, पर आम आदमी पर गाज गिरी है। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, क्योंकि नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें घट रही हैं। वापस नौकरी मिलती भी है तो घटी हुई तनख्वाह पर मिल रही है। 97% लोग कह रहे हैं कि हमारी कमाई पहले के मुकाबले कम हो गई है। 97%। 55% तो सीधे कह रहे हैं कि कम हो गई आमदनी। 42% कह रहे हैं पहले जैसी है। यानी कि महंगाई दर को जोड़ लोगे तो दरअसल उनकी कमाई पहले के मुकाबले कम हो रही है। एसबीआई कार्ड्स ने एक स्टडी की और उनका यह कहना है ईंधन पर खर्च, यानी कि गैस पर, एलपीजी पर, चूल्हा चौकी जलाने के लिए जो ईंधन का इस्तेमाल होता है, उसकी लगातार बढ़ती कीमतों के चलते खाने और स्वास्थ्य की जरूरतों में आम आदमी को कटौती करनी पड़ी है। एसबीआई कार्ड्स की यह रिपोर्ट है। एक लोकल सर्कल सर्वे सामने आया जिसमें 49% लोग कह रहे हैं उनकी बचत इस साल घट गई है। 65% परिवारों का कहना है कि उनका पिछले साल की तुलना में सब्जियों पर 25 से 100% ज्यादा खर्च हो रहा है। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। घर में जरूरी सामान जो उपयोग होते हैं, 75% परिवारों का कहना है अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो यह चौतरफा मार है। और ऐसे में नए नए बने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। मेरी उम्मीद यह है कि ये जो गैस की, डीजल की और पेट्रोल प्राइसेस है, ये स्टेबल तब होंगी जब इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो अवश्य स्टेप्स हैं वो उठाएं। यानी कि सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा ना अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, वो जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें जोड़ा गया सबका प्रयास। यानी कि सबको प्रयास करना होगा, तब जाकर कीमतें स्टेबलाइज करेंगी, स्थिर होंगी। यानी कि आप और मैं तब तक भुगतते रहें। और हम भुगत कैसे रहे हैं यह भी हमने जानने की कोशिश की। देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमारी गृहिणियां हैं, हमारी माएं बहनें हैं, बेटर हाफ जो हैं, वो क्या कह रही हैं, सुनिए। तो गैस हम 450 अराउंड ऐसे लेते थे, वो आज हम 850 रुपये में ले रहे हैं, तो डबल का फ़र्क है। अगर हम मतलब पहले जितना खर्चा करते थे उससे ज़्यादा, अर्निंग्स उतनी ही हैं लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारे किचन पे इस पे का गहरा असर पड़ा है। जब भी कोई गेस्ट आता है तो हमें कुछ भी बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा बना के दें जिससे गैस कम चले और ज़्यादा चले, कम बने और ज़्यादा चले। पहले के रेट से अभी डबल रेट हो गया है। और स्टार्टिंग में तो ये हमें लग रहा था कि हमारी सब्सिडी वापस आ जा रही है, ठीक है, तो उससे हमारा असर नहीं पड़ रहा है। बट अभी दाम बढ़ रहे हैं बट सब्सिडी सेम है। हाँ, मुश्किल तो है। देखो 1.5 साल घर में तो बैठे हैं, तो भी ये लोग हर महीने में 50 रुपया बढ़ाते हैं। क्या करेंगे हम लोग? बहुत कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या?
इसके पहले भी बढ़ाया गया था। हाँ, इससे भी पहले बढ़ा रहे हैं साल में, वो लोग कम होने के बावजूद नहीं ले रहे। तो इतना भाव बढ़ गया है। एक तो अभी सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रहा है हम लोगों को। हम लोग रोजी रोटी कमा के खाने वाले हैं। रोज का 400-500 रुपए धंधे में कैसा भगाएंगे, कैसा चलेगा? डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगर गैस सिलेंडर का भाव बढ़ता है तो जो घर का बजट है वो तो बिल्कुल ही डगमगा जाएगा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक ही साल में 3 से 4 बार भाव बढ़ रहे हैं, सिर्फ गैस के ही नहीं, पेट्रोल के सभी के बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो सभी चीज़ में आएगी। बजट गड़बड़ा जाता है तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या कहेंगे भैया, बढ़ रहा है तो इस पे भाई कंट्रोल तो होना चाहिए। 4 वक्त पकाए, 2 वक्त 3 वक्त खाएगा तो कैसे नहीं भरा पाएगा? सब्सिडी भी अब नहीं आती है। तो ये तो कभी सोचिए, कड़वा तेल है तो 200 रुपये किलो है, रिफाइंड है तो बढ़ावा, हर चीज़ तो महंगा रही है। दिन पे दिन हर चीज़ के दाम बढ़ना, सब्जी महंगी है, अनाज महंगा है, हर चीज़ महंगी है। लेकिन गैस एक ऐसी चीज़ है जो हमें सुबह से लेकर रात तक, जिसको हम उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते उस चीज़ में। उसके भी दाम इन्होंने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। लोग को गैस उज्ज्वला गैस टंकी तो मिली है, एक बार मिली, लेकिन उसको भरवाने के लिए पैसे नहीं मिले। एक बार खुशी खुशी सबको दे दी, दोबारा भरवाने के लिए हम लोग को पैसे नहीं। और इतनी महंगाई में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो लब्बो लुबाब यह है, घर का बजट डब्बा गोल होता जा रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, तेल के बाद गैस की मार, कुछ तो करो सरकार। और महंगाई डायन खाए जात है, ये बेटर हाफ की बयानी, ये सवाल मैंने रखा है। चर्चा में आज मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राज्यसभा सांसद हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, जफर इस्लाम। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और ये भी अर्थव्यवस्था को जानती हैं, पत्रकार रही हैं, सुप्रिया श्रीनेट। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, वरिष्ठ नेता हैं उनके राजीव रंजन, अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को समझते हैं। और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह मेरे साथ हैं। तो जफर इस्लाम, पहले तेल की मार, अब गैस की मार। आम आदमी का बजट तो डब्बा गोल हो रहा है, गलत तो नहीं कह रहा? देखिए संदीप जी, हर चीज़ को मापने का एक तरीका होता है, और जिसका जिक्र आप भी करते रहे हैं अपने प्रोग्राम में और लोग भी करते रहते हैं, उसको है सीपीआई इंडेक्स। महंगाई को जो मापने का तरीका है वो सीपीआई इंडेक्स में। अगर आप देखिए इस बार का जो सीपीआई इंडेक्स आया है उसके आंकड़े जो है पिछले दाम से बेहतर है, और आगे आने वाले जो फोरकास्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि बेहतर है। चाहे आप पल्सेस के रेट देखिए, चाहे आप वेजिटेबल प्राइसेस में देखिए, सब में जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो उस जो पिछले महीने के जो रेट थे और अभी लेटेस्ट वो बेहतर हुए हैं। उससे दो चीज़ें जो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जो लॉकडाउन से डिसरप्शन हुआ है वो डिसरप्शन की वजह से जाहिर है जो फूड इन्फ्लेशन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन में जब इम्पैक्ट पड़ा तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट सब जगह दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा उसका फ़र्क पड़ा। प्लस फ्यूल प्राइसेस का भी जो 12% के आसपास जो असर रहता है वो है। लेकिन आज आप देखिए ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन देखिए, जिसको आप देखिए सारे चीज़ों का जो जोड़ के अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन कम हुआ है इस अभी पिछले दिनों में, जो कम हुआ पहले के मुकाबले पहले कम हुआ है सीपीआई इंडेक्स, और ये आगे भी कम होता जाएगा, इसलिए कि जो मानसून भी अच्छा रहा है और जो फोरकास्ट भी है वो अच्छा रहा है। और हमने कभी भी कोशिश की पिछले 6.5 साल में, आप देखिए 7 साल में हमने बराबर यही कोशिश की है कि एक आम नागरिक के पेट पे और जेब पे कोई जो है कोई किसी तरह का बोझ ना हो, प्रेशर ना हो। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 से 4% इन्फ्लेशन +2 -2 इस एक बार उसने ब्रीच किया, पिछले महीने में ब्रीच किया था, 6 पॉइंट कुछ चला गया था 6.5 के आसपास, लेकिन अब फिर उसके अंदर में है। और मुझे लगता है कि तो आम आदमी इस बात पर संतोष कर ले जो आप कह रहे हैं जफर भाई। हाँ नहीं अभी आप ही से आपको पूरा वक्त दूंगा, बात कर ले फिर। हाँ चलिए पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए जो सीजनलिटी फैक्टर होती है या कोई किसी खास वजह से, जैसे लॉकडाउन ये टेम्पररी फैक्टर है, तो इसको आपको बढ़ा चढ़ा के जो दिखाने का नहीं बढ़ा चढ़ा कर नहीं, मैं सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं। एक सेकंड, एक मिनट आपको एक आर्गुमेंट दे देता हूं। अगर आप देखिए कि WPI जो है वो बहुत ज्यादा था और CPI कम है, वो अपने आप में ही दर्शाता है कि ये कोई डिसरप्शन की वजह से जो है
जो है बढ़ा है रेट, इसलिए कि इसको रिवर्स होना चाहिए था, WPI नीचे होना चाहिए था और CPI ज्यादा होना चाहिए था। शास्त्री समझाते रहेंगे आम आदमी को जफर भाई, ये CPI WPI से कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात सुनिए तो, इसलिए उससे हट जाइए प्लीज मेरी बात सुनिए, हट के बताता हूं। हाँ एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए, आम आदमी को ये समझाएंगे महंगाई हम काबू में कर रहे हैं। आम आदमी 97% लोग कह रहे हैं हमारी आमदनी घट रही है। आप मुझे ये बताइए, 1 दिसंबर को 594 रुपए था गैस का सिलेंडर, आज 859 रुपए 50 पैसे। मुंबई और दिल्ली के दाम बता रहा हूं। कलकत्ता में 886 रुपए, लगभग 46% का इजाफा। आप कहेंगे महंगाई काबू में आ गई। 110 रुपए पेट्रोल, 99 रुपए डीजल। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ देखिए, ये तो आप बराबर कहते रहते हैं, लेकिन आप उठा के लाते हैं 10 साल पुराना वही रेट और सोचते हैं 10 साल के बाद भी वही रेट है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो होता ही है ना हर चीज में। वही कांस्टेंट रेट तो पूरे जिंदगी भर नहीं रहता है, पहली बात। लेकिन उसको एक बार को आप हटा दीजिए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, चाहे सुप्रिया जी हो, चाहे बाकी लोग भी हों, सब इस बात को भली बातें जानते हैं कि कांस्टेंट प्राइस तो होता नहीं, प्राइस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहता है हर चीज का। लेकिन ऐसा जो सिचुएशन आया इसके लॉकडाउन की वजह से, बीमारी की वजह से, डिसरप्शन के लिए, सप्लाई चेन में इंपैक्ट होने की वजह से, उसकी वजह से टेम्पररी जो है प्रेशर आया है। मैं मानता हूं कि तेल के दाम, लेकिन अगर आप देखिए पिछले महीने का, तो तेल का दाम उससे घटा है। पहले पिछले महीने के सब्जियों के दाम नहीं घटा। तेल का दाम कौन से? पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं या खाने के तेल की? नहीं, पेट्रोल डीजल, खाने के तेल की बात कर रहा। आप अभी बात कर रहे थे खाने के तेल की। अब पेट्रोल डीजल की बात करता हूं, तो पेट्रोल डीजल की बात मैं ये कर रहा हूं कि जब ग्लोबल प्राइस में थोड़ा सा कमी आई है, तो जाहिर है उसका इंपैक्ट जो है लैग के साथ होता है। तो लैग के साथ होगा तो यहां भी होगा, और वो जब बढ़ते हैं तो कोई लैग नहीं दिखता। अगले दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल पंपों पर बड़े दाम आ जाते हैं। पिछले 1 महीने में $9 गिर चुका है कच्चे तेल का दाम। वो इतना लैग क्यों आ रहा है? अब आगे यहां भी देखेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जफर भाई, मैं आपकी बातें मानता हूं, एक चीज बताइए। पहले सुन ले। हाँ ना, मैं सुन तो रहा हूं। एक चीज बताइए ना मुझे। फर्ज कीजिए आपकी सरकार नहीं होती, बताइए ना। फर्ज कीजिए आपकी सरकार नहीं होती और 8.5 महीने में 265 रुपए 50 पैसे सिलेंडर के दाम बढ़ गए होते, हल्ला काट दिया होता आपने, सड़कों पर हंगामा कर दिया होता। एक बात नहीं कर दिया होता कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। अभी मैं, अरे उसी का ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। हाँ, हमारी सरकार किसकी सरकार है? एक आम गरीब आदमी की सरकार है। अच्छा, इस गरीब आदमी के पेट में अनाज जाए, इसके लिए हम जो है प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं की तरह और बहुत सारी जो योजनाएं चलाए हैं, वेलफेयर स्कीम, उसके द्वारा हम लोग गरीब आदमी के घर घर तक राशन पहुंचाने का पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। उसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो पैसे जो है कहीं ना कहीं से तो आएंगे। और बाकी जब आपका बाकी रेवेन्यू मॉडल जब आपको पता है कि इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो जाहिर है, और सरकार को कई फ्रंट पे काम करना है हर जगह पे, तो कहीं ना कहीं तेल के उदाहरण दूं, अगर बढ़ रहे हैं, ये भी टेम्पररी है। आप अर्थशास्त्र समझते हैं जफर भाई, अच्छी बात कही आपने। और सरकार की यह संवेदनशीलता है, दरिया दिली है। इस मुश्किल काल में आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज यानी कि गेहूं या चावल देते हैं हर महीने। चावल, अब गेहूं और धान के दाम क्या हैं? 1975 रुपए ना प्रति क्विंटल। मैं मार्केट रेट लगा रहा हूं, एमएसपी पर खरीदी तो होती नहीं, 14% होती है। फर्ज कीजिए सरकार 1975 रुपए का यह धान खरीद रही है, तो 5 किलो दिया तो 100 रुपए का धान दिया ना महीने में। और यहां पर गैस के ही दाम बढ़ गए 265 रुपए 50 पैसे। थोड़ा यह गणित समझाइए मुझे, यह अर्थशास्त्र समझाइए, या मैं गलत उठा रहा हूं सवाल? देखिए, मैं अगर आप सबसे पहले तो कंपैरिजन जो आपका है ना, अच्छा, वो उसको मैं उस पर थोड़ा सा टिप्पणी कर देता हूं। हाँ। आपके सैलरी का जो स्ट्रक्चर निकाल लीजिए, सामने पर स्क्रीन पे रखिए, और हर आंकड़े, चाहे आपका डियरनेस अलाउंस हो, आपका बेसिक हो, फलाने जो अलाउंसेस है, सब अलाउंसेस को सामने रखिए, और उसके बाद आप बताइए कि कौन से अलाउंसेस पिछले 5 साल में कैसे किस तरह से आपको मिले हैं। जफर भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में 94% एम्प्लॉइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कोई डीए, कोई पीएफ कुछ नहीं होता 94% जनता के लिए। एक मिनट, मैं आपको
अरे एक मिनट संदीप जी, मेरी बात समझिए। आप जिस तरह से उठा के एक चीज बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक चीज से कंपेयर नहीं किए। सरकार के पास कई चीजें हैं देखने के लिए, और सरकार कई इसमें अगर आत्मनिर्भर पैकेज, इतने बड़े बड़े पैकेज आएंगे, जाहिर है सरकार उतना जो है जरिया दिली दिखाएगी आम नागरिक के लिए, और पूरा अपना जो सरकारी निजाम जो है वो गरीब आदमी के लिए खोल देगी। पूरा जितना उसका जो भी सरकार के पास जो दौलत है पूरा अगर गरीबों में बांटेगी, तो जाहिर है कहीं से तो आना चाहिए। और उसके अलावा जो आप जो वही तो मैं कह रहा हूं, गरीब के घर में भी चूल्हा चलता है ना, तो फिस्कल स्टिमुलस हाँ बिल्कुल चलता है। इस बात देखिए, लेकिन ये सब टेम्पोररी। आप कल तक कहते थे नौकरियां चली गई, अब आप नया जो शोषा छोड़ा है आपने, नौकरियां जब वापस आ गई कि प्री कोविड लेवल से, हाँ प्री कोविड लेवल से वापस नौकरियां वापस आ गई, तो आप कह रहे हैं नौकरी कम पैसे वाली नौकरी है। अरे हकीकत नहीं है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं आप। गलत बोल रहा हूं तो बताइए ना मुझे। इसलिए बोल, देखिए 50,000 की जिसकी नौकरी थी 20,000 पर काम करने को तैयार बैठा है। ऐसा गलत बोल रहा हूं तो बताइए। ऐसा नहीं। देखिए आप जनरलाइज कर रहे हैं, हो सकता है किसी केस में हुआ हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से शुरू होती है, तो वो 50,000 वाले को 1 लाख जब मिलने लगता है, तब तो आप कुछ बात नहीं करते उसके बारे में। ऐसा ही हुआ है पिछले 7 सालों में, जब बहुत पैसे सैलरी बढ़े। आप अपनी सैलरी दिखाइए 2014 की, और अभी पब्लिकली दिखा दीजिए कितना % अप्रिसिएशन हुआ है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपका सैलरी बढ़ा है। अच्छा, आप मुझे चैलेंज करते हैं? वो मोदी सरकार ने बढ़ाई, वो मोदी सरकार ने बढ़ाई सैलरी। क्या बात कर रहे हैं ना? तो आप अरे कैसी बात कर रहे हैं सरकार? वाह वाह वाह, आपके बारे में। अच्छा सैलरी ना, मैं बिल्कुल सैलरी मैं अपनी सार्वजनिक करता हूँ, सार्वजनिक करूंगा मैं सैलरी। जफर इस्लाम मुझे ये बताइए 410 रुपए का। एक मिनट जफर भाई सुनिए, देखिए आप सोच रहे हैं कि ये ट्रैप करेंगे मुझे। 410 रुपए का सिलेंडर 859 रुपए 50 पैसे हो गया। वाह वाह, मुझे समझ है, इसलिए मैं सीधा मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूं। नहीं मैं थोड़ा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जब आप अपना यू आर ट्राइंग टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, घट गया तो उसको जनरलाइज करने के लिए टीवी में बैठ गए आप। जनरलाइज करने के लिए मैं बैठ गया। थोड़ा सा बेरोजगारी के आपने जनरलाइज कर ना थोड़ा सा बेरोजगारी के आंकड़े आपको बता दूं। सिर्फ जुलाई में 26 लाख शहरी लोग बेरोजगार हुए। सिर्फ जुलाई में 30 लाख लोग खेती में जुड़ गए। जहां पहले ईपीएफओ का नंबर दिखाइए, ईपीएफ सामने निकाल के दिखाइए, दोनों नंबर साथ में देखें। आप तो नंबर निकालते नहीं है। 2020 के आंकड़े अब सरकार जारी कर रही है, सीएमआई के आंकड़े बता रहा हूं आपको। फंड ऑर्गेनाइजेशन का सुन लीजिए। एक और आपको बात बता रहा हूं, ये हमारी सरकार, आप हमारी सरकार को नहीं, ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस मॉडल हमारी सरकार की, जहां इफेक्टिवनेस हो, ट्रांसपेरेंस प्रोसेस हो। नहीं ट्रांसपेरेंट इतनी थी सरकार कि नवंबर 2018 में, नहीं अब ये बात मैं बोलूंगा, अब सुनिए 2018 में एनएसएसओ के आंकड़े आए, 45 साल के सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी थी 6.1। वो रिपोर्ट दबा दी गई, 2 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया, और 30 मई सरकार बनने के फौरन बाद आपने वो आंकड़े जारी किए और मान लिया कि 6.1 है बेरोजगारी की दर। अभी भी बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं वो 2020 के हैं, जो आप जारी कर रहे हैं 2021 में। अभी के आंकड़े कर दीजिए ना जारी, हम वो भी दिखाएंगे, इतने ही गाजे बाजे के साथ, इतनी ही ताल ठोक कर दिखाऊंगा और बताऊंगा। सुनिए, हाँ सुनिए, एक मैं आपको 2-3 अहम बातें बताता हूं। हाँ प्लीज। आप अभी जो आप जो आंकड़े दिखाते हैं बार बार, जिसको मैं आपके बारे में बराबर कॉन्टेस्ट करता हूं कि वो उनका जो मेथोडोलॉजी है उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम 1 मिनट पे याद नहीं आ रहा है, सीएमआई, लेकिन आप उसकी बार बार चर्चा करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो हाँ सर, सीएमआई की रिपोर्ट जो दिखाते हैं, आज सीएमआई की रिपोर्ट अब जो उस वक्त की दिखा लीजिए, उनका भी सैम्पलिंग मॉडल जो भी रहा हो, मेथोडोलॉजी में कन्विंस होना हो, आप कन्विंस हो, उसके हिसाब से ठीक है, आप कन्विंस ना हो, दूसरी बात पर वो एक इशारा करती है ना। लेकिन नहीं, तो मैं कह तो रहा हूं कि मैं आप उसी चीज को दिखा दीजिए कि उस वक्त के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था और अभी का दिखा दीजिए। नहीं, हम तो दिखाते हैं, जो प्री कोविड 27% था वो घटकर 8-9% पर आ गए, हम बिल्कुल दिखाते हैं।
इसका मतलब क्या है संदीप जी, ये भी तो बताया कीजिए। बिल्कुल, अच्छा इसका होता मतलब आप क्या उस है चीज को ये भी समझाते बता नहीं रहे ठीक से। हैं। पर ये आम आदमी, एक सेकेंड सुप्रिया श्रीनेट, आम आदमी का डब्बा गोल हो रहा है बजट, घर का बजट। 7:21 तक आपने जफर भाई से बात करी और एक भी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही जिससे कि लोग कन्विंस हो कि सरकार आम आदमी के बारे में कुछ कह रही है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 5 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। हाँ बोलिए ना। महंगी गैस, महंगा तेल, महंगा है चूल्हा चौका, जनता को ठगने का नहीं छोड़ा एक भी मौका, फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेबों पर डाका, अच्छे दिन का वादा कर कर देते आए धोखे पर धोखा। ये जबानी जमा खर्च मैं नहीं कर रही हूं, ये मैं इसलिए कह रही हूं कि 7 बार रसोई गैस का दाम आपने 9.5 महीने में बढ़ाकर 44% बढ़ा दिया है। 860 तो दिल्ली शहर में बिक रही है, जितना दूर चले जाइए हजार रुपए तक सिलेंडर बिक रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछती हूँ जफर भाई आपसे, बड़ा सीना ठोकते हैं आप लोग उज्ज्वला की बात कर कर। कितने उज्ज्वला को लोगों को जिनको आपने मुफ्त 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 सेल्समैन की तरह कनेक्शन बांटा, तो 8 करोड़ लोगों को दिया ना उज्ज्वला सिलेंडर, 8 करोड़ लोगों को दिया ना। और उनमें से कितने लोग 860 रुपए की गैस भरा सकते हैं सिलेंडर पर? स्टोरी आफ्टर स्टोरी ये बता रही है कि लोग उपले कंडे पर खाना पका रहे हैं, लकड़ियों पर खाना पका रहे हैं, क्योंकि लोग सिलेंडर में गैस नहीं भरा सकते हैं। ये समझना पड़ेगा, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वेतन कम हो गया है, महंगाई से उनकी कमर क्यों तोड़ रहे हैं? प्रभु आप चुनी हुई सरकार है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। ऐसा असंवेदनशीलता और उदासीनता तो रावण की भी नहीं चली थी। आप क्या बन रहे हैं? फिर मैं वही सवाल पूछूंगा सुप्रिया, सिर्फ केंद्र करे। आपने सही कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स 2018 में उसने पाया 85% उज्ज्वला के जो बेनिफिशियरीज हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में, वो अभी भी पारंपरिक चूल्हे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उज्ज्वला का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो राजस्थान में तो आपकी सरकार है, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा सवाल पूछा आपने और मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि देश को पता रहे कि राज्य आज ईंधन से, चाहे एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, उससे क्या कमा रहे हैं। आज राज्यों की कमाई लगातार गिरती जा रही है, ये आपको जानना जरूरी है, ये गणित जाननी जरूरी है। जिस पेट्रोल के बिक्री पर, 1 लीटर पेट्रोल की बिक्री पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹2.43 बिकते थे, आज 32 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन ₹1.14 जो स्टेट को मिलता था वो 74 पैसे हो गया है। ₹3.03 डीजल पर जो स्टेट को मिलता था 2014 में, वो अब घटकर 57 पैसे हो गया है। सेंटर का ₹6.33 बन गया है। तो लगातार जो हाइक करी गई है दामों में, वो स्पेशल और एडिशनल एक्साइज में करी गई है, जो कि राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। तो ना राज्यों के सर पे ठीकरा फोड़िए प्रभु, ना 7 साल पहले की सरकार के सर पे ठीकरा फोड़िए। आज आपके हाथ में देश की कमान है, लोग उम्मीद आपसे लगाए हैं, आप कितना तंब भरिएगा। और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी। 11:57 पर 13 जून 2013 को तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात मोदी जी ने कहा था, और वो साझा करूंगी आपके साथ, दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर गरीब जनता के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। आज जो आप कर रहे हैं, नमक मिर्च रगड़ने का काम कर रहे हैं। जनता जो त्रस्त है आर्थिक मंदी से, उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सर्वे आफ्टर सर्वे देखिए, प्राइस राइज और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है। लोग त्राही पर महंगाई, क्या आप ये बात डिनाई कर सकती हैं? 6.5 साल महंगाई को काबू में रखा, और आज भी जो सीजनैलिटी की बात कर रहे हैं, जो मौसमी बदलाव आते हैं महंगाई दर में, उसकी भी मार पड़ती है। उसको आप बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं क्या? यही बात जफर इस्लाम कह रहे हैं कि महंगाई अभी काबू में है। सीपीआई पर देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स मत देखिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत सटीक है, और उसका एक ही जवाब है। महंगाई एक तरफ होती है, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स दूसरी तरफ होती हैं। जब महंगाई की दर इन्होंने कम रखी, रियल इकोनॉमी तो बिल्कुल गिरती जा रही थी। तो महंगाई और रियल इकोनॉमी जो है वो एक
लेकिन यूपीए में रिकॉर्ड ग्रोथ दर थी, रिकॉर्ड जॉब क्रिएशन था, तो महंगाई इतनी महसूस नहीं होती थी। आज महंगाई के साथ साथ रियल इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये डायन और डस रही है। ये समझना पड़ेगा, ग्रोथ को दबा दिया गया है, महंगाई बढ़ रही है, ये एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है। इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको वो ये बात समझनी पड़ेगी। बेरोजगारों को महंगाई से लादना पाप है, ये पाप आप लगातार कर रहे हैं। तो एक तरफ अगर दबाव बन रहा है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है ना मुफ्त में अनाज, कि नहीं दिया जा रहा है? किसान सम्मान निधि में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? जन कल्याणकारी नीतियां कर रही है सरकार, फ्री वैक्सीन बांट रही है। ये भी आपने अच्छा सवाल बोला संदीप जी, और इसका भी मैं आपको जवाब देती हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सोनिया गांधी जी की, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट इस देश में लाई, जिससे कि आज 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज बिक रहा है। 135 से 140 करोड़ के इस देश में अगर आधे से ज्यादा लोग 2 रुपए का गेहूं और 3 रुपए का चावल खरीदने को मजबूर है, सोचिए कितनी गुर्बत में यह देश है इस समय। किसकी विफलताओं नतीजा है? आपका जवाब भाजपा को हमसे लेना चाहिए। आपने कहा अनाज इतना दे रहे हैं, जन कल्याणी योजनाएं हैं, आम आदमी का गला रेत कर उनसे ऐठा जाएगा, कर वसूली करी जाएगी। 23 लाख करोड़ आपने कमाया, 23 लाख करोड़ पिछले 7 सालों में। थोड़ा तो उनको रियायत दे दीजिए, थोड़ी तो उनको राहत दे दीजिए। आज मुश्किल का दौर है, सरकार का कर्तव्य है साथ बन के खड़े रहना। ये जन कल्याण योजना का पैसा भाजपा के फंड में से नहीं आ रहा है, हम ही लोगों की तरफ से आ रहा है, और ये करना भी आपका कर्तव्य है। याद रखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग भूखों मरेंगे इस देश में। इस कगार पर आप ले आए हैं मेरे देश को, ये मैं कहना चाहती हूं। राजीव रंजन, ये जो लगातार महंगाई डायन, अब आप कहते रहिए महंगाई काबू में है, घर का बजट तो बिगड़ गया है ना। आप जिससे भी बात करते होंगे कोई आदमी ये कहने वाला है कि नहीं सब कुछ चंगा सी जी। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है, नौकरियां नहीं है, लोगों की क्रय शक्ति पहले से घट गई है, और ऐसे में केवल 5 किलो अनाज अगर गरीबों को दे करके हम अपने जिम्मेवारियों को पूरा मान लेते हैं तो ये ज्यादती होगी, इसलिए कि उन्हें सब्जियां खरीदनी होगी। और एलपीजी तो 8 करोड़ केवल उज्ज्वला की योजना से जुड़े कंज्यूमर्स हैं, और निश्चित तौर पर ये एक महत्वाकांक्षी योजना जरूर है, लेकिन आपने सही कहा है कि देश के अनेक राज्यों में उज्ज्वला के सिलेंडर्स तो हैं, लेकिन उनको गैस उसमें डालने के लिए, उनके एलपीजी गैस डालने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अब है क्या, ये समझना बेहद जरूरी है कि ये किस हद तक इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि एलपीजी का जो इंडियन मिक्स है, इसमें 60% आपका ब्यूटेन है और 40% शेयर जो इसमें है प्रोपेन का है। ब्यूटेन और प्रोपेन में 147 और 141% तक की बढ़ोतरी हुई, और वैसे में जो क्रूड ऑयल को लेकर के इंडेक्स है उससे इसका रिश्ता नहीं जोड़ी। ये प्राइसिंग कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो चीजें की जा सकती हैं वो ज्यादा अहम है। कि आपने देश के कई राज्यों में, दिल्ली समेत अनेक राज्यों में कोविड के संक्रमण के दौर में सब्सिडी खत्म किया। 35,000 करोड़ रुपए तक सब्सिडी के मद में आप खर्च करते रहे हैं, सब्सिडी की राशि बढ़ाई, इसलिए कि अगर गरीबों के आप पैरोकार हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ इसका रिश्ता जोड़ करके समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे आप। एलपीजी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास समाधान सीधे तौर पर अभी यही है कि आप सब्सिडी दीजिए और प्राइसेस लोगों नहीं, आपने गरीबों की जो बात की ना, मैं 1 सेकंड के लिए एक आंकड़ा दे दूं, और आप तस्दीक कर रहे हैं उज्ज्वला में रीफिल नहीं हो रहे हैं। ये तो चलिए नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर्स के दाम में यहां बता रहा हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। और जफर भाई गौर कीजिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 2019 में कहा सिलेंडर रीफिल्स अंडर उज्ज्वला स्कीम वर एज लो एज 3.21 रीफिल्स पर ईयर। 3.25 सिलेंडर ही भरवाए जाते हैं पूरे साल में। 2020 में फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया, उन्होंने कहा 22% जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, वो सिलेंडर भरवाते ही नहीं। पिछले साल कोरोना महामारी के काल में
3 रीफिल मुफ्त में सरकार ने ऐलान किया 8 करोड़ लोगों को, यानी कि 24 करोड़ सिलेंडर भरवाए जाने चाहिए थे। उसे 3 महीने और बढ़ा दिया, सितंबर तक किया। 6 महीने में 14 करोड़ रीफिल हुए सिर्फ। तो यह सिर्फ आम आदमी की बात नहीं है, गरीब को भी क्या मार पड़ रही है। उज्ज्वला का वो फायदा नहीं उठा रहा है, वही चूल्हे पे आ गया वो। राजीव रंजन देखिए, एक सेकंड जफर भाई, राजीव रंजन देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, मैंने महंगाई को लेकर के निश्चित तौर पर माना है कि देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ी हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। और ये वो लोग हैं जिनका किसी भी सत्ता को बनाने और सत्ता से नीचे उतारने में सबसे बड़ी भूमिका जिनकी होती है। और उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए ही अगर आपने कुछ बड़े फैसले लिए हैं तो ये आसानी से उनको महंगाई से निजात मिल सके और उनकी जिंदगी आसान बन सके। इसके लिए एलपीजी को लेकर के तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि बाकी चीजों में तो जो कुछ आपके पास कई तर्क हो सकते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर के गिरावट आई, लेकिन देश में आपके आधारभूत संरचना को लेकर के आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ, लेकिन जो आंकड़े हैं, अब आपके पास अगर रास्ता है तो एलपीजी को लेकर के आपको नीतिगत निर्णय लेना होगा। इसलिए कि जो कुछ इसमें जो चीजें सामने हैं, सऊदी अरामको सेट इट्स टन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एट $625 पर मेट्रिक टन, अप बाई $20 पर मेट्रिक टन फ्रॉम फेब्रुअरी। और इसी तरह से ब्यूटेन प्राइसेस में भी $10 से लेकर के $595 पर मेट्रिक टन मार्च में आए हैं। ये 171% इंक्रीज है प्रोपेन में और 148% इंक्रीज है ब्यूटेन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इनके प्राइसेस को कंट्रोल करने के बजाय लोगों को जब आप पेट्रोल और डीजल से पैसे ले रहे हैं तो आपको रास्ता ढूंढना तो एक जगह तो कम से कम राहत दो, और यह सीधा घर पर असर करता है। कोई भी घर ऐसा है क्या जहां पर इस बारे में चर्चा नहीं हो रही? जूही सिंह। संदीप जी, अभी आपने इस प्रोग्राम के पहले 4-5 गृहिणियों से बात की, मध्यम वर्ग की गृहिणियां जिनकी एक फिक्स्ड इनकम है, और सब ने ये कहा कि घर चलाना मुश्किल है। हम सब यहाँ बड़े बड़े आंकड़े दे सकते हैं, जफर इस्लाम भी दे सकते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है आज के दिन में घर चलाना। और ये बढ़ी हुई कीमतें जो गैस सिलेंडर की है, इसे कैसे आदमी अफोर्ड करेगा? ये सबको पता है। जस्टिफिकेशन नहीं है, सुरक्षित नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हम सब की आय की कीमत घट रही है, सब्जियों फलों के दाम में इजाफा हुआ है, दलहन, राइस, आटा, सब कुछ तो महंगा हुआ है, हम खाने का तेल भी नहीं खरीद पाते। कैसे एक कुपोषण की स्थिति सबके सामने है, रिपोर्ट आ चुकी है। हमने मंत्री को सुना और बहुत सरप्राइजिंग है कि वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स यहाँ है कौन? स्टेक होल्डर्स जनता है और स्टेक होल्डर सरकार है। सरकार सोचने के लिए अगर तैयार नहीं है तो क्या अब जनता इस पर निर्णय करेगी कि हम गैस सिलेंडर का कम प्रयोग करें, कम खाएं, हम चूल्हे पर खाना बनाएं जिसके लिए हमें लकड़ी इकट्ठा करने जाना पड़े? हम देश को पीछे ले जा रहे हैं और ये संक्रमण काल है। सरकार को तो इस समय एक संवेदनशीलता से खड़े होना चाहिए। कठिनाई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जफर इस्लाम साहब न ये मानने के लिए तैयार है कि बेरोजगारी बढ़ी है, न ये मानने के लिए तैयार है कि महंगाई बढ़ी है। हाँ, स्टॉक मार्केट पे आप जरूर जस्टिफाई कर सकते हैं कि आज सेंसेक्स ये पार हो गया, आज स्टॉक्स के दाम बढ़ गए, लेकिन आम जनता को, और जिस जनता को आप कह रहे हैं कि आप 5 किलो आटा या 5 किलो चावल दे रहे हैं, तो उसको और आप क्या दे रहे हैं? नहीं, पर उस 5 किलो आटे या चावल को बनाने के लिए भी तो चाहिए ना ईंधन। जी, ईंधन, तेल, मसाले। हो सकता है कि इनकी ईमानदारी ये कह रही हो जब ये चुनाव में जाएंगे तो आई होप कि जफर इस्लाम साहब कैंपेन में जरूर जाएं और कैंपेन में ये बताएं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बाजार भरोसे हैं, आप अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के भरोसे हैं। पर वो हकीकत तो है। देखिए, अगर डीरेगुलेटेड हैं दाम तो वो तो बाजार के भरोसे हो गया। व्हेन द मार्केट इज द किंग, तो मार्केट ही डिसाइड करेगा ना।
संदीप जी, वी आर ऑल्सो अ वेलफेयर स्टेट एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। जब इस समय जनता जिस कगार पे खड़ी है, जहां पर अगर राशन के, गैस के, खाने के अपने बच्चों को हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम एक तरह से अराजकता की ओर जा रहे हैं? तो फिर सरकार की हमको आवश्यकता क्या है? यह कहना तो सरकार के लिए बहुत आसान है कि हम डिसइन्वेस्ट कर देंगे, हम सरकारी उपक्रम बेच देंगे, हम नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सीएमआई की आंकड़े आपने भी देखे और ये वास्तविकता है। किसी के भी आंकड़े हटा दे, कहां कौन से सुरक्षित रोजगार आ रहे हैं? आपकी, हमारी, कुछ लोगों की सैलरी बढ़ी हो क्या? हमारे रुपए की कीमत कम नहीं हो रही है? जितना हम स्पेंड कर सकते थे, क्या हमारी क्रय शक्ति कम नहीं हो रही है? ये तो फैक्ट्स है और इसको मानकर सरकार को नीतियां बनानी पड़ेंगी और कम से कम अभी तो बनानी ही पड़ेगी। प्रचार में करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, मत प्रचार करिए, जनता के साथ खड़े होइए, थोड़ी संवेदनशीलता दिखा दीजिए, तो शायद जनता को भी कुछ राहत मिल जाएगी। जफर इस्लाम, रिस्पॉन्ड कीजिए जी। देखिए सबसे पहली बात तो, जो भी, चाहे सुप्रिया जी ने कहा, चाहे राजीव भाई ने कहा, या जूही जी ने कहा, ये सब बातें मैं सुन रहा था। जूही जी ने जो बोला वो सारी बातें ऐसे लगती थी कि ये पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, और वही ऐसा लगा कि जो सुप्रिया जी कह रही हैं। हकीकत तो ये है कि 2-3 अहम बातें फिर से बोलना चाहूँगा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में कई कठिनाइयाँ सरकार को फेस करनी पड़ रही हैं। उस कठिनाइयों के दौर में भी इन्फ्लेशन जो है कभी उस रेट से एक ही दोनों बार ब्रीच किया है, जो अदरवाइज इन्फ्लेशन जो हमारा टारगेट था। मतलब उससे क्या होता है कि जो आप थाली में खाना परोसते हैं, वो उसमें बहुत महंगाई नहीं आई है और उसको हम कम भी करेंगे। इसलिए कि हमें मालूम है कि आगे आने वाले दिनों में सारे फोरकास्ट बता रहे हैं कि जैसे नॉर्मलाइज हो जाएगा पूरे, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरे तौर से शुरू हो जाएगी, तो जाहिर है ये सारी चीजें जो है बेहतर दिखने लगेंगी। साथ साथ जो आप कह रहे हैं नौकरियों के बारे में, तो देखिए मैं आपको, उस वक्त आपने बीच में मेरा फोन काट दिया था, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार है जिसने पहल ली है। इतने साल से सरकारें हैं, कभी किसी ने पहल नहीं ली, हमारी सरकार ने पहल नहीं, आपने, अरे पहल तो लेनी थी ना आपको। 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराने का आपका वादा था, तो 14 करोड़ रोजगार करा दिए मुहैया। बीच में आपको बोलने की आदत है संदीप जी, मैं तो आपकी बात सुनता रहता हूं। हाँ। आप सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को ऑन रियल टाइम बेसिस कि आज कितनी नौकरियां बढ़ी, कितनी नौकरियां घटी, उसका मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, और जल्दी इसका भी अनाउंसमेंट होगा, ताकि आप अगर कोई इस तरह के भावनाओं को, लोगों को जो भड़काने का काम करेंगे, मैं लोगों की आंकड़े से हटके, तो वो कम से कम ये रियल टाइम। सरकार का जवाब था सदन के पटल पर, सुनिए, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, खाली पड़े हैं सर। एक मिनट सुनिएगा। 8,92,000 केंद्र सरकार में नियुक्तियां रिक्त पड़ी हुई है। सरकार का जवाब सदन के पटल पर, कुल मिलाकर देश में 60,65,000 स्थान रिक्त हैं। 60,65,000 सरकारी नौकरियां पूरे देश में, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, उन्हें भर दो। अरे सुन तो लीजिए। हाँ। ये आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा। किसी भी सरकार भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे जरूरत आती जाती है, वो भर्ती भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि सरकार बिल्कुल नौकरियां नहीं निकल रही है सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से हो रही है। और दूसरी बात, जो अहम बात जो कहना चाहता हूं कि सरकार ने हर मसले, एक आम आदमी की जिंदगी में जितने मसले हो सकते हैं, सबका जो है, मैं आ रहा हूं, जो है पूरा सब चीज का एड्रेस किया। जैसे आप देखिए, जो आपका आयुष्मान स्कीम 5 लाख, अभी किसी ने कहाँ सोचा था 5 लाख रुपए तक का आप मेडिकल जो है फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में इलाज कराइए। घर तक आपको राशन पहुंचा रहे, जिसके पास सेहत नहीं है उसको छत दे रहे हैं, घर तक जल तक पानी पहुंचा रहे हैं, आपको टॉयलेट दे रहे हैं, आपको हर चीज वो जो एक आम नागरिक को चाहिए वो देने का इसी सरकार ने जो संकल्प लिया है वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। सरकार दिक्कत में है और ये एक संकट काल है। सुप्रिया, आप मुस्कुरा रही हैं, संकट काल है। संकट काल आपद धर्म भी होता है ना एक, तो आपद धर्म तो निभाना पड़ेगा। उसमें सरकार परेशानी में है तो उसका मतलब ये निकलता है थोड़ा आम आदमी को भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, सबका प्रयास होना पड़ेगा।
मुझे इससे ज्यादा हंसी कभी नहीं आई और मुझे दुख लग रहा है जफर भाई के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो डिफेंड कर रहे हैं इंडिफेंसिबल को। वो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे आज क्योंकि वो अच्छी खासी अर्थव्यवस्था समझते हैं, वो महंगाई को अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए। हम भले लड़े भिड़े लेकिन मेरे अच्छे मित्र है, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, आपने डीरेगुलेटेड की बात कही थी, बिल्कुल वाजिब बात है, मार्केट रेट डिसाइड करेगा। लेकिन जब यही मार्केट में ग्लोबल क्रूड ऑयल $18 पर बैरल चला जाता है तो हम लोग कम क्यों नहीं पे करते हैं? जब सऊदी अरामको का पर मेट्रिक टन रेट कम हो जाता है तो हम पे क्यों नहीं करते? आज भी सऊदी अरामको का पर मेट्रिक टन रेट और भारत का एक्सचेंज रेट अगर एक साथ लिया जाए, जो कि डिसाइड करता है हमारी गैस का दाम, तो 600 रुपए 70 पैसे प्रति सिलेंडर गैस का दाम होना चाहिए, जिसका हम 859 रुपए दे रहे हैं। और मैं फिर से एक बात ये जरूर कहना चाहती हूं कि जूही सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी महिला सभा की नियुक्त की गई, उसके लिए मैं बधाइयां दूंगी। जफर भाई को जूही चावला मुझे लगता है उनकी पसंदीदा नेत्री रही है। और जफर भाई एक बात आपसे बस ये कहूंगी कि आज तो आपके घटक दल राजीव भाई भी आपको नसीहत दे रहे हैं, मत दम करिए, दाम कम करिए, प्रभु इसलिए चुने गए। जफर भाई आप पर क्योंकि आरोप लगे, मैं क्लोज करना चाह रहा था, 30 सेकंड का रिस्पॉन्स। देखिए, मेरे मुंह से जूही चावला निकला नहीं, जूही के बाद मैंने जूही जी बोला, चावला नहीं बोला। चावला निकलते निकलते रुक गया, ये बात सही है। लेकिन अगर निकल भी जाता तो क्या है, ये जूही जी भी फेमस है, ये होता है, भी फेमस है, और इनको नहीं दोनों जफर भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बहुत बार मैं आपका नाम जानता हूं या सुप्रिया का नाम जानता हूं, जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा होता हूं। सुप्रिया आप भी रही होंगी एंकर, कई बार नाम भूल जाता है, सडन ब्लैंक हो जाता है। लेकिन जूही जी वो चलना चाहिए। लेकिन जूही जी भी खुश थोड़ा देर हुए कि जफर भाई शुभचिंतक ही है, पूरे नहीं। जूही चावला इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं संदीप जी, आई थिंक और कितना अच्छा गाना गाती है। नो, आई एग्री, आई टोटली एग्री। तो चलिए, कम से कम मुस्कुराते नोट पर चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन आम आदमी भी मुस्कुराए, क्योंकि आम आदमी अभी परेशानी में है। महंगाई डायन से वो परेशान है। सरकार को कुछ करना चाहिए। तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल नहीं घटा रहे तो गैस के दाम क्यों बढ़ाने की जरूरत? हर जगह इजाफा ही क्यों? कहीं तो मरहम लगाओ, कुछ तो करो सरकार। नमस्कार।